हिसाब से what you have learned in the process of writing the book and getting it हुँ। published, uh, I think that matters a lot to me as an author, I feel. लेखनी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। कई लोग इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते हैं और कई लोग इसका इस्तेमाल सामाजिक बदलाव के लिए करते हैं। आशीष रंजन झा की किताब बरसी है गंगा दोनों ही मौकों पर सफल साबित हुई है। आशीष ने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की और वो बैंगलोर में कार्यरत हैं। इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पॉडकास्ट पर आशीष रंजन झा जी। और जब मैं आशीष जी से पहली बार फ़ोन पर बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बोला कि जब वो पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है कि उनकी हिंदी बोलने में उतनी अच्छी ना हो। तो मैं थोड़ा-सा चौंक सा गया क्योंकि किताब हिंदी की है और काफ़ी अच्छी किताब है। तो थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लगा। तो आशीष जी, आप ज़रा इस बारे में मुझे कुछ बताएँगे कि आपने ऐसा क्यों बोला? नमस्कार आदित्य जी। अ, हुँ, आपसे आपने मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वो जी। जो मैंने आपसे बात कही वो इसलिए कही क्योंकि हिंदी बोलने की आदत छूट गई है। जब मैं हुँ। दरभंगा में रहता था तब हिंदी बोलता था। जैसे-जैसे बाहर निकला तो धीरे-धीरे हिंदी बोलने की आदत छूटती चली गई। तो वो जी, धारा जी। प्रवाह मुँह से हिंदी नहीं निकलती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तो जैसे अभी आप कहाँ पर हैं सर? अभी तो मैं बैंगलोर में रहता हूँ हुँ, हुँ। और अधिकांशतः यहाँ अंग्रेजी में ही बातचीत होती है। जी, जी, जी। तो किताब लिखने में भी बहुत मुश्किल हुई थी बिकॉज़ हिंदी तो मैं भूल ही गया था। लेकिन किताब तो काफ़ी अच्छी और जैसे कि जैसा आपने बताया तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मैंने ऐसे ही ये सवाल पूछा। पर जैसे क्या हुआ कि मैं हमेशा से बचपन से अपने घर बहराइच में रहा। फिर मैं थोड़े दिन के लिए मथुरा पढ़ने चला गया। तो हालाँकि मैं दोनों हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही रहा, पर वहाँ की हिंदी थोड़ी अलग है, खड़ी बोली और यहाँ की थोड़ी अवधि से जुड़ी है। तो मैं भी जब 4 साल 5 साल बाद घर आया तो मेरी भी थोड़ी-सी बोली में काफ़ी अंतर आया था। और ऐसा होता है हमारे यहाँ भी कि कई लोग बाहर चले आते हैं तो हम लोग हँसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? पर इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ जो आपने मुझको बताया। सही बात है। कुछ लोग होते हैं जो कि कई भाषाओं पर समान अधिकार के साथ बात कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा जी, तकलीफ जी। नहीं होती है। लेकिन जी। अब जैसे शुरू में क्या होता था कि जब मैं दरभंगा वापस जाता था, तो मेरी मातृभाषा मैथिली है। जी, तो जी, जी। मैथिली वापस पकड़ने में मुझे थोड़ा 1 दिन फिर भी समय लग जाता था। बहुत आपको आश्चर्य होगा सुनकर लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे भी ऐसा महसूस होता है जैसे काफ़ी दिन बाहर रहे, घर आए, तो गाँव से कोई आया मिलने तो ठेठ अवधी में इधर बात होती। तो पहले ज़बान सेट नहीं होती थी, तो अभी तो लेकिन फ़िलहाल रहने लगे तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। राइट, तो राइट। सर, मैं किताब के बारे में बात करूँगा, पर उसके पहले एक चीज़ और मैं पूछूँगा आपसे श्योर, कि जब मैं आपसे किताब के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो आपने मुझे बताया कि ये किताब आपने लिखना शुरू किया था सन 2012 में सही बात है। और 2012 से लेकर के अभी 2020 चल रहा है, तो तकरीबन 8 साल का समय हो गया। हाँ, तो ये कैसे हुआ? 2012 के अक्टूबर में जब मैं दरभंगा में दुर्गा पूजा की छुट्टियों में था, तो मैंने हुँ, लिखना शुरू किया था। जी। और किताब मुझे लगता है 4-5 वर्षों में मैंने लिखकर कंप्लीट कर लिया था। लेकिन प्रकाशक मिलना मुश्किल होता है। हुँ, हुँ। हिंदी में विशेषकर जब आप लिखते हैं तो और कठिनाई है। तो जी, जी। काफ़ी धैर्य रखना पड़ता है और मेरे साथ ऐसा हुआ, बाकी लेखकों के साथ हो सकता है कि ऐसा नहीं हो। वो तो अपना निजी अनुभव है, राइट? तो इस बारे में मैं थोड़ा-सा और अच्छे से जानना चाहूँगा। असल में क्या होता है कि जो मेरा पॉडकास्ट है तो मैंने जहाँ तक पाया है कि काफ़ी यंग राइटर्स इसे सुनते आ रहे हैं। तो उनकी इच्छा रहती है कि वो भी एक किताब लिखें हमेशा से। तो आप ज़रा बता सकते हैं कि कैसे ये अनुभव आपका कैसा था और आपको जैसे कैसी दिक्कतें सामना करना पड़ा और उन लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि एक लेखक के तौर पर आपने जो लिखा, आपके मन में जिस तरह के विचार हैं, लिखेंगे तो आप वही जो आपके भीतर होगा,
बाहर हुँ, वही हुँ। आएगा जो आपके भीतर होगा सही और बात है। भीतर वही होगा जो आपने बाहर से प्रवेश करने दिया अपने अंदर, राइट? अब जो जी, जी। भीतर है वही आपकी लेखनी से बाहर आएगा। जो आपने लिखा वो प्रकाशक के अनुकूल है या नहीं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हो सकता है आपकी पहली ही किताब हो और बाज़ार में उसकी माँग हो उस तरह के कंटेंट की, तो हो सकता है आपको प्रकाशक जल्दी भी मिल जाए। ऐसा मानना गलत होगा कि अ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, हर किसी के साथ भी ऐसा ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात हुँ। है, अगर लिखने की यदि इच्छा है, तो मेरे हिसाब से समय निकाल कर ऐसे तो हमारी रोज़ी-रोटी किसी और चीज़ से चलती है साधारण तौर पर, केवल लेखनी से बहुत मुश्किल है। जी, जी। सामान्यतः तो समय निकाल कर आधे घंटे भी, 1 घंटे भी लिखने से क्या होगा कि उससे आपकी लिखावट में, आपकी लेखनी में थोड़ा रफ्तार आएगा और धीरे-धीरे उसमें सुधार भी होता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है लिखने की और उसके बाद प्रकाशक तक पहुँचने की, फिर जब किताब आपकी उपलब्ध होती है बाज़ार में, उसमें जो अनुभव है और उसमें जो सीखने को मिला मुझे इन बीते 8 वर्षों में इस किताब को यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत कम चीज़ों में मुझे उतना ज़्यादा अनुभव हुआ और उतना कुछ सीखने को मिला। जी, जी। तो वो बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से। व्हाट यू हैव लर्न्ड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द बुक एंड गेटिंग हुँ, इट हुँ। पब्लिश्ड, आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट टू मी एज़ एन ऑथर आई फील। या इट डज़, इट डज़। अभी किताब के बारे में ज़रा बात करते हैं। आशीष जी की किताब का नाम है बरसी है गंगा और सर आप हमें एक बार ज़रा किताब के बारे में बताइएगा? किताब तो आपने पढ़ी, आपको क्या लगता है किताब किस चीज़ के बारे में है? जी, मैंने तो किताब पढ़ी और मुझे तो थोड़ी-सी मैं कहूँगा कि किताब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टाइप का लगा और थोड़ा-सा प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई किताब है वो। आपने जैसे उसमें नदियों से लेकर के कहानियाँ जोड़ी हैं, तो वो नदियाँ हमारे उस समाज को ही बताती हैं, इस समाज को दर्शाती हैं। वो नदियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं कैसे और हम उन नदियों के साथ क्या कर रहे हैं और एक इसको एक पार्टिकुलर लें और पूरे जनरलाइज़ करें तो काफ़ी कुछ उन नदियों के साथ जो हो रहा है, वो हम इस समाज के साथ भी कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा कुछ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ऐसी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, पानी है किताब है तो पानी के बारे में। हुँ, हुँ। जिस तरह से नदियों की, तालाबों की, झीलों की दुर्दशा हो रही है, उसको भर कर उसके ऊपर हम अपना घर बनाते हैं, उसे गंदा करते हैं, पीने के पानी की समस्या है। बिहार में इतनी सारी नदियाँ हैं, लेकिन पीने के पानी को लेकर समस्या है। अ, वो बोरवेल यूज़ करके जिस तरह से हम लोग भूगर्भ से पानी निकाल कर पानी पीते हैं और वापस उसमें कोई पानी नहीं जाता है, करेक्ट? तो इस समस्या को ध्यान में रखकर मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन उस कहानी में आध्यात्मिक भी उसका एक एस्पेक्ट्स निकल कर आता है क्योंकि नदियों को जिस तरह से मैंने नदियों के बारे में सोचा, वो मुझे लगा कि जिस तरह जब आप लिखना शुरू करते हैं तो बात अपने आप आगे बढ़नी शुरू होती है और उसका रुख आध्यात्मिक होता चला गया और उसमें एक चीज़ शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि उसमें जो घटनाएँ हैं, बुद्ध के जीवन से प्रेरित हैं। जी, 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 जी। हुँ, उनके सही बात। जीवन में शाल के वृक्ष की काफ़ी प्राथमिकता रही है। आप देखेंगे उसमें मैंने शाल के वृक्ष की बात की है। अ, उसमें धर्मपुत्र और महागुण जो कैरेक्टर्स हैं, वो बुद्ध के 2 प्रधान शिष्यों से प्रेरित दोनों कैरेक्टर हैं। तो जो हुँ। जो बुद्ध के बारे में जानते हैं, उन्हें यह बात पता चलेगा, बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा। और जब वो ज्ञान भी जब लोगों को देते हैं तो ठीक उसी जगह पे देते हैं जहाँ पे बुद्ध ने कभी ज्ञान बाँटा था। कभी बुद्ध वहाँ पर भ्रमण किया करते थे। कहीं न कहीं हुँ, हुँ। मैंने यह भी सोचा कि उसी धरती पर बिहार में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे
2 ज्ञानी पुरुष एक साथ रहते थे, एक साथ विचरण करते थे और शायद इसी आधार पर उस राज्य का नाम बिहार भी है, जहाँ कभी बुद्ध विहार किया करते थे। जी, शायद, जी। शायद। तो मैंने सोचा कि इस कहानी के माध्यम से अगर मैं लोगों तक यह बात भी पहुँचा सकूँ, लोग शायद इसके बारे में सोचें कि उस धरती पर ऐसे-ऐसे लोग हुए हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। लोग एक तो पानी के बारे में थोड़ा समझें, लोग थोड़ा आध्यात्मिकता के बारे में समझें। कहीं न कहीं अगर ये समझ में आए कि बिहार में ऐसे-ऐसे लोग कहा जाता है कि जब बिहार में जब बुद्ध थे, तो उस वक़्त मैंने कहीं पढ़ा है कि 8 और एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स हुआ करते थे, जो कि उनकी बराबरी के थे। एक चीज़ और, तो जैसे अभी तो आपने बताया कि बुक कान का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो एक बार एक संक्षेप में हल्का-सा कि स्टोरी लाइन उसका क्या है? आप ज़रा श्रोताओं को हमारे बता देते। तो देखिए, किताब मैंने लिखी बहुत पहले बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में सही-सही बताने की। स्टो जी, स्टोरी लाइन कुछ और मैंने 100 बार वो किताब खुद ही पढ़ी होगी, मैंने खुद ही उसको एडिट भी किया है। तो जी, स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है कि झारखंड की पहाड़ी पर किसी गाँव में एक बच्चे का जन्म होता है और वो वहाँ के जंगल में, वहाँ के पशु-पक्षियों के बीच बिल्कुल रमा होता है वहाँ से। जैसे बिरसा मुंडा शायद हुआ करते थे, शायद जैसे रहे होंगे, कुछ जी, उसी तरह की सोच के साथ ये मेन कैरेक्टर मिथी नाम है उस बालक का, वहाँ जन्म होता है, वहाँ रहता है। फिर पानी की समस्या होती है, वहाँ बाँध बनता है और बाँध का काम अधूरा रह जाता है, चारों ओर से पहाड़ी पानी से घिर जाता है। बाकी सब लोग तो उतर कर वहाँ से बाहर निकाल लिए जाते हैं, लेकिन मिथि वहीं पर रह जाता है और वहीं से फिर कहानी की शुरुआत होती है। फिर वहाँ पहाड़ी पर क्या होता है, मिथि कैसे नीचे उतरता है, एक नदी की तरह वह भी नीचे उतरता है और आगे बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे ज्ञान की जो बातें जो जो कुछ उसे समझ में आई, जो कुछ उसने पाया उस पहाड़ी पर, वह बाकी लोगों के सामने उन बातों को रखता है। फिर कैसे किस तरह के लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उन लोगों के साथ वह राजगीर पहुँचता है, शायद वह वैशाली पहुँचता है या नहीं मुझे अभी याद नहीं है। फिर पुराने लोगों से उसकी मुलाकात होती है जो उसके साथ पहाड़ी पर रहा करते थे। किस तरह की वह बातें लोगों को कहता है, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बस कहानी इसी बारे में है। जी, जी, लोगों के जी। जीवन में तरह-तरह की समस्याएँ आती हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकर आ रहा है और वो पानी लेने के लिए भाग कर दौड़ते हैं और गिर जाते हैं। किसी के बच्चे का काफ़ी छोटी अवस्था में देहावसान हो जाता है और वो शोक में है। किसी का नौजवान बेटा शायद घर छोड़कर चला जाता है, वह जीवित भी है या नहीं उसे पता नहीं है। इस तरह की काफ़ी कुछ बातें होती हैं जो कि आपस में मिली-जुली हैं, जैसे कि किसी माला में मो मोतियाँ एक-दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो एक के बाद एक घटनाएँ होती है और मिथि अपनी बात करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। काफ़ी काफ़ी हद तक एक समाज का पूरा चित्रण आपने दिया है और कहानी मुझे काफ़ी रोचक लगी। मतलब कि आपने तो काफ़ी सरलता से बता दिया और हो सकता है श्रोताओं को लगे कि पानी की समस्या से जुड़ी कहानी, पर मैंने कहानी पढ़ी और उस कहानी की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि मैं पूरे टाइम सोचता रहा कि कहानी का नाम बरसी है गंगा क्यों है? और मुझे उस कहानी के आखिरी पन्ने पर क्या कहूँ मैं आखिरी लाइनों में मुझे पता चला कि इस कहानी का नाम बरसी है गंगा क्यों है और फिर मुझे उस किताब का पूरा सेंस भी समझ में आ गया। और ये भी नहीं कि अगर किसी ने आखिरी में वो लाइन पढ़ ली तो उसको मतलब समझ में आ जाएगा। उसके लिए उस किताब के साथ उस पूरे सफ़र में चलना पड़ेगा और फिर ही उस किताब को आप समझ पाएँगे और काफ़ी अच्छी किताब है। जैसे कि मैं आपसे बता ही रहा था कि जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो
अमूमन मैं किताबों को पढ़ता हूँ और जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ। पर ये उन चंद किताबों में से थी जिनको मैं बहुत ही आराम से पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको पढ़ता रहूँ, धीरे-धीरे पढ़ता हूँ। पर चूँकि इंटरव्यू भी लेना था इसलिए मैंने उसे थोड़ा जल्दी ही पढ़ के ख़त्म कर दिया। तो आपने किताब के टाइटल के बारे में बात की, तो काफ़ी सही आपने उसके बारे में सोचा। एक बात मैं जी। कहना चाहता हूँ, बरसी है गंगा। अब हुँ, अब वो गंगा हो, चाहे सोन हो, चाहे गंडक हो या फिर नर्मदा हो, आप ध्यान से देखें है तो गंगा ही। पानी जी। की वही बूँद, वही भाप बनकर ऊपर जाती है, फिर वही बूँद इस सागर में पहुँचती है, वही वर्षा होती है। तो पानी है तो अंत में फिर वही एक ही, वही पानी हमारे घरों तक पहुँचता है, वह भी तो गंगा ही है। अब वो कोइल की बहती हुई जलधारा हो या सकरी नदी हो या फिर कावेरी हो, है तो सब एक ही अंततः, कोई जी, अंतर तो जी। है नहीं। इसलिए बरसी है गंगा कहे या बरसी है कोइल कहे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें मेरे हिसाब से। पर फिर भी वर्षीय गंगा अंत में पढ़ के मुझे लगा कि इस किताब ने साथ के साथ इसके जो टाइटल है उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जस्टिस किया है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि इस किताब में बार-बार घूमी है वो चीज़ साथ में और वो है कि मन का मटका फूटी के, ओही धार चली जाए, जो या मटका फूटी के, संग गंगा मिल जाए। ऐसे करके कुछ आपने उसमें बार-बार दोहा है, तो वो बार-बार आ रहा है। अगर कोई भी इस किताब को पढ़ेगा तो जब वो किताब छोड़ेगा तो उसके दिमाग में एक दोहा बार-बार गूंजेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वही थोड़ा आध्यात्मिक है कि जैसे एक मटका है, मिट्टी से बना है और जब वो फूटता है तो फिर वापस मिट्टी बन जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। वैसे ही हमारा जो मन है, वह जिस तत्व से बना है, जो सत्य है, जब हमारा मन अंत में अप जब जब हमारे मन का अस्तित्व विलीन हो जाता है, उस घड़ी हुँ, में जब हमारा मन गौण पड़ जाता है, नगण्य हो जाता है, वह वापस अपने उसी सत्य में विलीन हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसका यही अर्थ है। तो मन मन का मटका फूट के ओही घाट चली जाए, ओही घाट चली जाए, इसका अर्थ हुआ कि वापस वह सत्य में मिल जाता है। जो यह मटका फूट के माटी में मिल जाए। माटी से ही तो वह मटका बना है और वापस माटी बन जाता है। वैसे ही जी, हमारा मन भी है। सत्य का मैनिफेस्टेशन है। इट इज़ द दैट ब्रह्म दैट हैज़ मैनिफेस्टेड एज़ आवर माइंड एंड इट गोज़ बैक टू व्हाटएवर इट इज़। कृष्णमूर्ति ने जीडू कृष्णमूर्ति के बारे में आपने शायद सुना होगा उनका नाम। कहते हैं दैट व्हिच इज़ मीनिंग दैट व्हिच इज़ ट्रुथ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वही ध्यान में रखकर ये कबीरदास को क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है और बहुत ज़्यादा पसंद आता उनके दोहे काफ़ी पसंद आते हैं इसीलिए इसमें शायद मैंने 2 लाइन का एक दोहा लिख दिया। एक चीज़ और मैं आपसे अब थोड़ा-सा किताब की लिखावट के बारे में बात करूँगा। श्योर। तो जैसे कि हम लोगों ने शुरू में भी बात किया तो किताब जो है वो काफ़ी साहित्यिक हिंदी में लिखी हुई है। जैसे कि आजकल की जो किताबें आने लगी तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, आनी चाहिए वैसी किताबें। तो वो किताबें जो होती हैं थोड़ा बोलचाल की भाषा की होती हैं और जी, जो जैसे कि क्षेत्रीय भाषा है या जैसे नॉर्मली एक लड़का कहीं दिल्ली, लखनऊ कहीं काम करता है, नौकरी करता है, बात कर रहा है, तो वैसी वो भाषाओं को इस्तेमाल करते हैं और थोड़ी नई पीढ़ी की कहानियाँ लिखते हैं। पर मैंने जब आपकी किताब पढ़ी तो मुझे इस किताब को में एक चीज़ ये बहुत पसंद आई कि मैंने काफ़ी दिनों बाद कोई किताब ऐसी पढ़ी थी जिसमें साहित्य पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसकी भाषा वैसी है जैसी मैं कभी प्रेमचंद की किताबों में पढ़ता था। जी। तो आपको एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्या ये सोच के लिखा था कि मुझे ऐसे लिखना है या आपकी ऐसे नॉर्मल भाषा ही है ये लिखावट की? और साथ के साथ आप किस लेखक से प्रेरणा लेते हैं? उसके पीछे कारण यह है कि हिंदी जो अ, 10वीं कक्षा तक शायद मैंने हिंदी की पढ़ाई की है। 11th-12th में भी शायद हिंदी एज़ ए सब्जेक्ट रहता है।
तो वह जो हिंदी मैंने जो पढ़ी वह तो शुद्ध हिंदी हुआ करती थी। आजकल की हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, तो उसका कुछ छाप रह जाता है। दूसरी बात है जी। कि साहित्य में जब शुद्ध हिंदी की आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक संगीत का प्रवाह आपको शायद लगेगा। हुँ, और हुँ, हुँ। कहानी चूँकि नदियों के बारे में है, तो उसमें वो प्रवाह हो, थोड़ा संगीत हो, थोड़ा पोएटिक टच हो, तो वो उसके अनुकूल बैठता है। रही बात बोलचाल के भाषा में लिखने की, तो वो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बोलचाल के भाषा में लिख सकते हैं, अ, काफ़ी अच्छी बात है। मैं उस भाषा में शायद अभी लिखने में सक्षम नहीं हूँ, और अच्छी बात है कि लोग उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन इस किताब के लिए मेरे हिसाब से शुद्ध हिंदी ही अनुकूल थी। क्योंकि भाषा थोड़ा पोएटिक हो जाए, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट के साथ सही बैठता है। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अभी मैं आपके बारे में थोड़ा-सा नेट पर देख भी रहा था, मैंने पहले भी आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, तो आप मैंने देखा कि आप कुछ-कुछ कहानियाँ भी छोटी-छोटी कहानियाँ भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़। हाँ, तो तो आप उसके बारे में क्या हमें थोड़ा बताएँगे सर? छोटी-छोटी कहानियाँ मैंने प्रतिलिपि पर 3-4 पब्लिश की हुई है। वो जी। कहानियाँ जो मैं अपने अगल-बगल देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, उसके बारे में होती है। तो एक कहानी है, आप देखेंगे, दुलारी। जी, वो जी। दुलारी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। वो एक छोटी-सी बच्ची के बारे में है, एक गरीब परिवार के बारे में है जो कि बिहार से अ, विस्थापित होकर पलायन करके वहाँ से रोज़गार ढूँढते हुए बैंगलोर में आकर बस जाता है। हुँ, और हुँ। वो यहाँ पर जिस तरह की कठिनाई होती है, शराब पीने की आदत उस बच्ची के पिता को है, और वो शिक्षा वो उसकी माँ चाहती है कि बेटी मेरी पढ़े-लिखे, लेकिन पिता उसका थोड़ा नशे का शिकार में है, तो वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसके जीवन में जो तकलीफ़ है, उसके बारे में वो कहानी लिखी गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है दुलारी। फिर एक और कहानी मैंने लिखी थी, मायाधर। जी, जी। मायाधर उड़ीसा से आता है, बैंगलोर में आकर बसता है, यहाँ वह सिक्योरिटी गार्ड का शायद काम कर रहा होता है। यस, हाँ। और उसका बच्चा लेकिन पढ़ने में बहुत ही तेज़ है, होशियार है, लगनशील है, उड़ीसा में ही रहता है, और वह एक लैपटॉप की डिमांड करता है। ये मैंने यह उसके बारे में है। ये मैंने क्यों लिखी वो कहानी, बिकॉज़ एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मेरे ऑफ़िस में मुझे रोक कर पूछा था कि लैपटॉप कितने का आता है? ओह हो, हो! अच्छा, और अच्छा। उससे 1-2 साल के बाद शायद वो बात दिमाग में मेरे रह गई होगी। अब आप यह भी कह सकते हैं कि मैंने गलत किया, मुझे शायद उसको लैपटॉप खरीद कर देना चाहिए था एक, चाहे मुझे कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। वो नहीं करके मैंने एक कहानी लिखी, तो कहीं न कहीं मुझसे गलती हुई। अभी मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है इस वक़्त मुझे। लेकिन उसी को ध्यान में रखकर मैंने वो कहानी लिखी थी। इसी तरह जो अगल-बगल देखता हूँ, उससे फिर एक नई वाली चाय पत्ती मैंने लिखी है कहानी प्रतिलिपि पर। वो कहानी थोड़ा अम, आजकल के हिसाब से है, आधुनिक जीवन के हिसाब से है, उसमें जिस तरह की बातें समाज में आती हैं। लेकिन हुँ, कम हुँ, हुँ। लिखता हूँ, मुझे उतना समय नहीं मिलता है आदित्य जी, लिखने का समय बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मेरा पेशा तो कुछ और है, पेशे से मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो लिखने का समय नहीं होता है, फिर भी कभी-कभी लिखता हूँ। हम लोग चाहेंगे कि आप और लिखें क्योंकि आपकी कहानियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मुझे तो आपकी किताब ज़ाती तौर पर बहुत ही अच्छी लगी और मैं अपने सारे श्रोताओं से कहूँगा कि वो आपकी किताब को जाएँ, जगरनॉट बुक पर आपकी किताब अवेलेबल है। वहाँ पर इस किताब को पढ़ें और हम आशा करते हैं कि जल्द ही आपकी किताब का हार्ड कॉपी भी आने वाला है। तो जल्द से जल्द वो भी आ जाए। और एक चीज़ और, जाते-जाते मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा और वो चीज़ मैं हमेशा पूछता हूँ जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, लेखक आते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो हमारा पॉडकास्ट है वो नए लेखकों के बीच में जो नए बच्चे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, नए लोग हैं, उनके बीच में काफ़ी प्रचलित है।
तो जो अभी अपनी लिखावट की शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी जिन्होंने लिखना शुरू किया है, आपके लिए उनके पास कोई टिप वगैरह क्या होगी? सबसे पहली बात आपने किताब के बारे में कही, तो पहले उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। हिंदी साहित्य सदन के माध्यम से किताब अमेज़न पर उपलब्ध होने वाली है और जी, 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 जी। शायद 1-2 दिनों में हो भी जाए। तो वो हुँ, हुँ। काफ़ी अच्छी बात है और चाहूँगा कि लोग लोग अधिक से अधिक लोग पानी की समस्या के बारे में जागरूक हो सकें। मेरा मकसद तो वही था कि लोगों को बता सकूँ, इसके बारे में थोड़ा जागरूक कर सकूँ, उन्हें थोड़ा प्रेरित कर सकूँ। रही बात नए लेखकों की, तो मैं यही कहूँगा कि जो उनके मन को भाए वही लिखना चाहिए, मेरे हिसाब हुँ, से। हुँ। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इस तरह की रचना करें तो वो ज़्यादा बिकेगी, तो इसलिए वैसा लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लिख तो वही सकते हैं, जो आपके भीतर होगा, मैंने पहले भी कहा और जी, जी। वही ठीक से बाहर भी निकलेगा। तो ज़्यादा सही सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन को जो भाए वही लिखें। एक चीज़ मैं मानता हूँ कि साहित्य के बारे में कहा जाता है कि समाज का दर्पण है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे हिसाब से साहित्य को समाज का मार्गदर्शक भी होना चाहिए। इतनी सी बात यदि लेखक ध्यान में रखें, तो मुझे लगता है कि समाज का थोड़ा-सा कल्याण भी होगा, देश का भी थोड़ा भला होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राइट? काफ़ी लोग उन्हें अब भूल भी गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जहाँ तक मुझे याद है कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना चाहें, तो आप वहाँ का साहित्य पढ़ लें और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने ऐसी बात कही थी। जी, तो जी, जी। साहित्य ऐसा होना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शक भी कर दे, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, दर्पण हुँ, भी है हुँ। ही वह समाज का, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन भी कर सके तो अच्छा रहेगा। मुझे आप ये बात आपकी काफ़ी अच्छी लगी कि जो मन में आए वो लिखना चाहिए क्योंकि मैंने खुद अपने आस-पास ये चीज़ महसूस की है कि लोग लिखना शुरू करते हैं पर वो उसी बीच किसी और को पढ़ने लगते हैं या किसी और की लिखावट के पर ध्यान देने लगते हैं तो वो उसकी तरह लिखना शुरू कर देते हैं और अपने विचारों को बदलने लगते हैं। तो हुँ, मेरा मानना ये है कि पढ़ना तो बहुत चाहिए, बहुत लोगों को पढ़ना चाहिए पर आपके विचार आपके खुद के होने चाहिए, वो फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल ताज़ा होने चाहिए, उसमें किसी और का हस्तक्षेप उन विचारों पर नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये बात मुझे राइट, आपकी राइट। काफ़ी क्योंकि अच्छी लगी। आपका हुँ, अनुभव निजी अनुभव है, आपके विचार भी निजी हैं और उसको आप जितनी अच्छी तरह से रख सकते हैं, उतनी अच्छी तरह से आप बाकी विचारों को नहीं रख सकते हैं। इसके सक्सेसफुल हुँ, होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा, है ना? जी, बिल्कुल। हाँ हुँ। जी, हाँ जी। मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि आशीष जी की किताब को हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और जल्दी उनकी किताब जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पेपरबैक में आने वाली है और अमेज़न प्राइम पर उपलब्ध रहेगी, अमेज़न पर उपलब्ध रहेगी। तो उस किताब का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फ़िलहाल ये किताब जगरनॉट बुक पर अवेलेबल है, तो जगरनॉट बुक पर जाइए, बरसी है गंगा को ज़रूर पढ़िए, वहाँ पर अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। इस पॉडकास्ट में भी हमको बताइएगा और हमको जिस प्लेटफ़ॉर्म पर भी आपको सुन रहे हो अगर वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमें ईमेल कर सकते हैं तो आप हमें srmpodcast@gmail.com पर ईमेल करके बताइए और बताइए कि आपको आशीष जी की किताब कैसे लगी। किताब को पढ़िएगा ज़रूर, मैंने खुद पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। आशीष जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस पॉडकास्ट पर आए, हमको आपने समय दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य जी। इस पॉडकास्ट को आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हो स्पॉटिफ़ाई, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट वहाँ पर जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको रेट करना मत भूलिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।